नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। करते हैं खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। राजस्थान दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज उदयपुर संभाग की बैठक में वे शामिल होंगे। नड्डा शाम 5 बजे जेपी नड्डा उदयपुर से जोधपुर पहुंचेंगे और जोधपुर में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया जाएगा। तो राजस्थान में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। 25 नवंबर को प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं। अभी फिलहाल प्रदेश में तमाम पार्टियों में टिकट बंटवारे को लेकर मंथन का दौर भी चल रहा है। आदर्श आचार संहिता लगते ही बीजेपी ने 41 प्रत्याशियों की सूची जारी कर सबको चौंका दिया था, लेकिन अब पार्टी थोड़ा थम गई है। बीजेपी में भी टिकटवार पर यूं कहे बंटवारे पर मंथन का दौर लगातार जारी है। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज उदयपुर पहुंचे। वो उदयपुर संभाग की 28 विधानसभा में रहने वाली बीजेपी की अलग अलग श्रेणी के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बेहद खास ये दौरा है। तो फिलहाल देखिए, उदयपुर संभाग की बैठक में शामिल होंगे आज जेपी नड्डा। ये बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर जिसमें शामिल होंगे जेपी नड्डा। और इसी के साथ साथ कहा यह भी जा रहा है कहीं ना कहीं ये बैठक बेहद खास मानी जा रही है। तो फिलहाल आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर राजस्थान से, जहां जेपी नड्डा शामिल होंगे, लेकिन साफ तौर पर बोल रहे हैं कि अब बहुत सोच समझकर आगे की रणनीति तय की जानी है। और तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दीपक चावला इस वक्त बने हुए हैं। दीपक, देखिए, उदयपुर संभाग की बैठक में शामिल होंगे जेपी नड्डा। कितनी महत्वपूर्ण बैठक है और अब देखिए बीजेपी बहुत सोच समझकर आगे कदम बढ़ा रही है। दीपक, ये बैठक जो है जेपी नड्डा का है और बहुत महत्वपूर्ण ये दौरा भी है, क्योंकि जिस तरह से पहले लिस्ट आई है उसके बाद से विरोध देखा गया है। सांचौर सीट पर विरोध है, झोटवाड़ा सीट पर विरोध है, विद्यानगर सीट पर विरोध है और इसके अलावा उनियारा की सीट पर विरोध आ रहा है। ऐसी कई सारी सीट पर बीजेपी का विरोध आ रहा है। तो कह सकते हो कि इस डैमेज कंट्रोल को लेकर ये जेपी नड्डा का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण दौरा है। प्रदेश राजस्थान के प्रदेश सीपी जोशी मौजूद है, राजस्थान के तमाम बड़े नेता मौजूद हैं, उन सबकी अब बैठक लेंगे। इसके अलावा जो बूथ स्तर के जो कार्यकर्ता है, जो स्थानीय नेता है, उनकी भी यहाँ पर बैठक लेगी। तो माना जा सकता है कि जेपी नड्डा के दौरे के बाद राजस्थान में डैमेज कंट्रोल का काम करेगी भाजपा और जो नाराज है उनकी नाराजगी यहाँ पर दूर की जाएगी। आज अभी कुछ देर पहले ही उदयपुर पहुंचे हैं, कुछ देर बाद जो है वहां पर कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे और माना जा सकता है कि 1.5 से 2 घंटे की ये बैठक चल सकती है। उसके बाद शाम को 4 बजे जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है उनके गृह क्षेत्र यानी कि जोधपुर पहुंचने का कार्यक्रम है, वहां पर एक सभा को संबोधित करेंगे और वहां पर भी बैठक लेंगे। क्योंकि जोधपुर की बैठक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि जोधपुर में कांग्रेस जो है काफी स्ट्रांग मानी जाती है, तो वहां पर कार्यकर्ताओं को एक करने की जरूरत है। और जोधपुर में अभी दूसरी सूची जो आने वाली है उसमें माना जा रहा है कि उसमें जोधपुर के कई नेताओं का नाम आ सकता है, तो उनको पहले से ही समझाइश की जाएगी। पहली सूची के बाद जिस तरह से विरोध हुआ है उस विरोध को रोका जाए, सभी को एकजुट रखा जाए और इसके अलावा ये भी एक संदेश दिया जाएगा कि माना जा सकता है कि जल्द जो है दूसरी सूची भी आ सकती है जो कि पहली सूची से बड़ी हो सकती है। तो कह सकते हो कि जेपी नड्डा लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि राजस्थान में सभी नेताओं को एकजुट रखे और जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जब पहुंचते हैं, टीम लीडर जब पहुंचता है तो नाराजगी सबकी दूर हो जाती है। जिनका टिकट कटा है, जैसे मैं नरपत सिंह राजवी की बात करूं जयपुर में या राजपाल सिंह की मैं बात करूं, तो ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि उनको किसी दूसरे क्षेत्र से जो है वो उम्मीदवार बनाया जा सकता है। तो ये दौरा जो है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें क्या कुछ इनपुट निकल कर सामने आएगा उसका थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। जी देखिए,
देखिए, मेवाड़ मारवाड़ को फतह करने की तैयारी में तो बीजेपी जुटी हुई है, लेकिन जैसे 41 नाम की आपने जिक्र किया, वो 41 नाम जब सामने आए थे प्रत्याशियों की, तभी से ही जो विरोध के बिगुल थे वो स्वर फूट पड़े थे। अब हालांकि डैमेज कंट्रोल की स्थिति में बीजेपी है, लेकिन क्या हम दीपक ये मान सकते हैं कि जिन सीटों पर अभी विरोध चल रहा है उस पर क्या दोबारा विचार किया जाएगा, या अब यही तमाम प्रत्याशी रहेंगे? कैसे देखें? देखिए बिल्कुल भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने और राजस्थान के बड़े नेताओं ने ये स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी जो है वहाँ पर बदलाव नहीं किया जाएगा। लेकिन मान सकते हैं कि 1 या 2 सीट 41 में से 1 या 2 सीट पर शायद पूर्ण विचार कर सकते हैं, ऐसा सूत्र बता रहे हैं शायद। लेकिन अभी तक ये क्लियर हो चुका है कि किसी भी सीट पर बदलाव नहीं होगा। जो आला कमान जो बीजेपी ने भाजपा में जो दिल्ली में बैठे उन्होंने जो लिस्ट जारी कर दी वो फाइनल है और इसी को मानकर चलना पड़ेगा। और मैं कह रहा हूँ कि जेपी नड्डा का दौरा सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये सूचना वहाँ तक दिल्ली तक पहुँच चुकी है कि राजस्थान में जो है गुटबाजी हो चुकी है। भाजपा ऑफिस में जो है मुख्यालय में दीपक सर, आप रुकिएगा, एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर एक और राजस्थान से। राजस्थान के बारां में जनसभा की शुरुआत होगी। सीआरसीपी के मुद्दे को लेकर कांग्रेस जनसभा करेगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इसमें शामिल होंगे। सीएम अशोक गहलोत भी मौजूद रहेंगे। तो बारां में शुरुआत होगी ईआरसीपी के मुद्दे को लेकर। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन इसमें मौजूद रहेंगे, तो सीएम अशोक गहलोत भी होंगे। ये बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं, जहां बारां में ईआरसीपी के मुद्दे को लेकर बैठक होनी है। देखिए, राजस्थान के बारां में जनसभा की शुरुआत होगी ईआरसीपी के मुद्दे को लेकर। कांग्रेस जनसभा करने जा रही। दीपक लगातार बने हुए हैं। दीपक, देखिए यहां पर अब जनसभा की जाएगी, ईआरसीपी का मुद्दा छाया रहेगा, जरा जानकारी दीजिए दीपक। अभी आज दोनों ही पार्टी के जो अध्यक्ष है वो मौजूद है, राजस्थान में रहने वाले हैं। हाँ। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष है वो भी आज राजस्थान के बारां में दौरे में आ रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली से रवाना हो चुके हैं, लगभग 11:30 बजे जो है बारां पहुंच जाएंगे। ईआरसीपी के मुद्दे को लेकर कांग्रेस लगातार फील्ड में है और आम जनता तक जा रही है। जन जागरण अभियान का आज मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो शुभारंभ करेंगे और पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। और उसके बाद 17 जिलों से अधिक जिलों में ये जो कांग्रेस की रैली है वो जाएगी, घर घर जाएगी और लोगों को ये समझाने की कोशिश करेगी किस तरह से भाजपा ने वादा खिलाफी की है। ईआरसीपी का अगर लागू हो जाएगा तो राजस्थान की जनता को अच्छा खासा पानी इस मिल जाएगा। पूरे मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस इसे भुनाने की कोशिश में जुटी हुई है। यही एक बड़ी वजह भी है कि आज राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद मैदान में उतरे हुए हैं। 13 जिलों की 83 सीटें आती हैं इसमें, और इसी पे कहीं ना कहीं फोकस होगा। और ये यूं कहे कि पूरी रणनीति इसी के लिए तैयार है। दीपक, देखिए बिल्कुल आपने ठीक कहा, जन जागरण अभियान है, लेकिन ये अभियान तो है, इसके साथ ही कांग्रेस को एकजुट करने का भी ये अभियान है। बारां में आज जब अध्यक्ष आएंगे तो प्रभारी रंधावा रहेंगे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रहेंगे, पायलट वहाँ पर मौजूद रहेंगे, गोविंद सिंह डोटासरा मौजूद रहेंगे। वो सारे राजस्थान के जो नेता है जो कि राजस्थान में अच्छा खासा होल्ड रखते हैं वो सब यहाँ पर मौजूद रहेंगे और उन सबको एक जाजम में बैठाया जाएगा, एकता का संदेश दिया जाएगा और कहा जाएगा कि ईआरसीपी के मुद्दे को लेकर आप जनता तक जाए, क्योंकि अब राजस्थान में चुनाव में ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। तो एकमात्र मुद्दा है जिसको लेकर जो कांग्रेस है वो भाजपा के खिलाफ लगातार जो है आक्रोशित नजर आ रही है और इसी मुद्दे को लेकर अब जनता तक पहुंचने वाली है। आज इस अभियान की शुरुआत हो जाएगी, उसके बाद घर घर कह सकते कि कांग्रेसी कार्यकर्ता जाएंगे और लोगों को ईआरसीपी के मुद्दे के बारे में समझाने की कोशिश करेंगे कि अगर वो लागू हो जाएगा किस तरह से राजस्थान की जनता को फायदा मिल जाएगा। इसके साथ ही गजेंद्र सिंह जो कि इसके मंत्री उसको घेरने का काम भी लगातार किया जा रहा है। तो कह सकते हो कि मल्लिकार्जुन खड़गे का यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण दौरा है। सूत्र ये भी बताते हैं कि इसके बाद जो है वो वहाँ पर अनऑफिशियल अनौपचारिक जो है राजस्थान की कांग्रेस के टॉप जो 4-5 लीडर है उनकी बैठक अच्छा दीपक, जरा ये भी बताइए, जनसभा की तैयारी तो है। कल जिस तरीके से शुक्रवार को खुद अशोक गहलोत कह चुके थे कि ईआरसीपी के मुद्दे को लेकर केंद्र का विश्वासघात का आरोप लगाया जाएगा और इसके खिलाफ एक यात्रा की शुरुआत करी जाएगी। इसको लेकर प्रियंका गांधी भी कहीं ना कहीं आने वाली हैं और पूर्वी राजस्थान में
ये बहुत अहमियत भी रखता है। देखिए बिल्कुल इस ईआरसीपी के मुद्दे को लेकर पूर्वी राजस्थान में जो है कांग्रेस जाने वाली है और पूर्वी राजस्थान में कांग्रेस जो है मजबूत मानी जाती है। पिछली बार करीब 39 सीटों में लगभग जो है वो 90% उनकी जीत हुई थी, यानी कि लगभग 37 या 36 सीटें कांग्रेस जीत गई। तो इसी मुद्दे को लेकर वो फिर से वहां जाने वाली और अपना जो वर्चस्व है, जो पूर्वी राजस्थान में कांग्रेस का वर्चस्व है, उसे फिर से होल्ड रखना चाहती है। तो कह सकते हो कि ईआरसीपी मुद्दा और इस अभियान से जो है कांग्रेस के नेताओं में एकजुटता का संदेश जाएगा। सभी को ये संदेश दिया जाएगा कि आप सभी एक साथ एक प्लान बनाएं, एक प्लान के तहत जो है वो घर-घर जाए और राजस्थान की सभी जो विधानसभा क्षेत्र है, सभी विधानसभा क्षेत्र में बूथ स्तर है, घर है, कॉलोनी है, स्थानीय लोगों तक पहुँचे और ये मुद्दे के बारे में लोगों को समझाएँ। क्योंकि जो भाजपा है वो लगातार कांग्रेस पर आरोप लगाती रहती है कि पेपर लीक हुआ, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ा। तो कांग्रेस के पास भी ईआरसीपी का मुद्दा है, तो दोनों पार्टियों के पास अपने-अपने मुद्दे हैं, लेकिन ईआरसीपी मुद्दे को लेकर कांग्रेस भाजपा पर हावी है और इसी मुद्दे को लेकर ये जन जागरण अभियान की आज शुरुआत हो जाएगी। इसके बाद जो बैठक है जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, वो सभी की यहाँ पर कांग्रेस के जो जी। टॉप 5 नेता है उनके यहाँ पर लेंगे और उनको एकता का संदेश देंगे और माना जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के बाद जी। प्रियंका गांधी का भी दौरा है और उसके बाद राहुल गांधी का दौरा भी राजस्थान में हो सकता है। चलिए, छवि अवस्थी मेरे साथ जुड़ गई हैं। छवि, 13 जिले 83 सीटें, फोकस है पूर्वी राजस्थान मुद्दा ईआरसीपी। अब बताइए क्या हो इस मुद्दे को लेकर भुनाने की कोशिश है? कांग्रेस का कहना ये कि यहाँ पर केंद्र सरकार सहयोग नहीं कर रही, लेकिन मुद्दे दोनों के पास ही हैं। छवि, देखिए, ये ईआरसीपी का मुद्दा ऐसा मुद्दा है जिस समय पहले ही ज्यादा ज्वलंत मुद्दा बनाया गया। मुद्दा पहले से ही था। प्रधानमंत्री मोदी जब पहले आए थे इलेक्शन के दौरान, उस दौरान घोषणा करके गए थे, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस मुद्दे को जिस तरह से पिक किया और उसके बाद लगातार इस मुद्दे पर खुद जो केंद्रीय मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, उनको घेरते रहे। तो ये समझने की चीज है, क्योंकि देखिए जो जिले, पूर्वी जिले जो इसमें आते हैं, सबसे ज्यादा समझने की वहां की चीज ये है कि वहां पर कई जगह ऐसी है जब वहां कमजोर रही है, लेकिन कई जो क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र, वो ऐसे हैं जैसे जिसमें हम दे सकते हैं कि भरतपुर है, करौली है। ये ऐसी जगह है जहाँ माना जाता है कि जिसकी भी जो सीट ज्यादा आती है वो सरकार बनाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए जब वसुंधरा राजे का जन्मदिन था तो उन्होंने वहीं से शुरुआत भी की थी अपनी धार्मिक यात्राओं की पिछली बार। तो कुल मिलाकर समझ सकते हैं कि ये बेहद ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। अब एक जो नया इसमें जोड़ सकते हैं हम, वो चीज ये है कि अब जिस तरह से भाजपा की लिस्ट आई पहली, उसमें सांसदों के नाम जो कि विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे ही एक सांसद का नाम और चल रहा है, लेकिन अभी तक वो लिस्ट में नहीं आया। लेकिन कहा जा रहा है, कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि वो भी इस बार मैदान में उतरे और खुद वो भी बोल चुके हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। देखिए छवि, थोड़ा सा ये भी समझते हैं, 41 का नाम घोषित करने के बाद, 41 प्रत्याशियों के नाम घोषित करने के बाद थोड़ी सी अब बीजेपी ठहर गई है। क्या जल्दबाजी में नाम घोषित कर दिए? जो कई सीटों पर यहाँ पर विरोध के स्वर अख्तियार हुए। देखिए, नहीं, इसे ठहरना तो नहीं कहेंगे, क्योंकि बेसिकली टाइम ड्यूरेशन लिया जाता है, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी रणनीति के तहत सब काम करती है और ये प्री डिसाइडेड होता है बीजेपी का। अभी अगर हम बात करें तो जिस तरह हम बात कर रहे थे ईआरसीपी से जोड़ते हुए, तो दूसरी जो लिस्ट है, दूसरी तीसरी जो भी लिस्ट आएंगी अब बीजेपी की, इसमें जो खास नाम रह सकता है, क्योंकि गजेंद्र सिंह शेखावत खुद चैलेंज कर चुके हैं कि मैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने चुनाव लड़ूंगा। ऐसे में गजेंद्र सिंह शेखावत वही मंत्री है, केंद्रीय मंत्री हैं, कहीं ना कहीं ईआरसीपी को हर बार उन्हीं को घेरा गया है। तो कुल मिलाकर समझ सकते हैं कि आने वाले चुनाव के तहत ये एक रणनीति है और इस मुद्दे को किस तरीके से कांग्रेस आगे ले जा रही है, और वही बीजेपी भी अब कहीं ना कहीं इस मुद्दे को समेटने की कोशिश में लगी है, जिससे कि आने वाले इलेक्शन में इससे कोई कांग्रेस का छवि यहाँ पर एक अलग ही प्लान चल रहा है। कांग्रेस का जो अभियान है वो कह रहे हैं कि विश्वासघात किया है केंद्र सरकार ने, उसके खिलाफ यात्रा भी निकालेंगे, जिसकी शुरुआत महज आज से हो जाएगी और पूर्वी राजस्थान को कवर किया जाएगा। 2-2 दिन दौरा सभी जिलों का होगा, यानी कि अपने तमाम जो नेता हैं उनको मैदान पर उतारने की कवायद है और बिल्कुल राजस्थान को मुट्ठी में रखना है, जाने नहीं देना है।
देखिए, बिल्कुल विश्वासघात के आरोप तो दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पे लगा रही है। कहाँ राजस्थान सरकार की बात करें तो वो केंद्र पर लगा रही है, और भाजपा विपक्ष में जो है राजस्थान में, वो लगातार सरकार पे लगा रही है। क्योंकि देखिए, इलेक्शन आ चुके हैं, चुनाव नजदीक है, हर किसी को अपना मुद्दा साबित करना है और सामने वाले को किसी भी तरीके से घेरना है। तो कुल मिलाकर समझ सकते हैं कि जो जिस तरीके से ये ईआरसीपी का मुद्दा उठाया गया है, वो उसी के तहत है। अब इसमें फायदा ये है कि 13 से ज्यादा जिले इसमें हैं, काफी ज्यादा सीट्स इसमें कवर होती है, और ये वो क्षेत्र है जो अगर जिसमें जिस भी पार्टी का वर्चस्व रहता है, आने वाले समय में सरकार उसी की रहती है। तो कुल मिलाकर समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये बेहद ही देखिए, गंभीर और ज्वलंत मुद्दा है, जिसको लेकर आने वाले इलेक्शन में दोनों ही पार्टी अपना वोट बैंक बनाना चाहती है। हाँ, जाहिर सी बात है, कोशिश सभी करते हैं और कोशिश करना भी लाजमी है। दीपक सर, ये भी समझें, जैसे कि ईआरसीपी का मुद्दा छाया हुआ है और कांग्रेस पुरजोर तरीके से इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश में लगी हुई है। अब देखिए, यहाँ पर बीजेपी का भी जवाब आ गया था। बीजेपी ने कहा भाई हमने तो सहमति दे दी थी, सैद्धांतिक सहमति हो गई थी, आप ही की इच्छा शक्ति का अभाव था यहाँ पर, इसलिए तमाम चीजें लागू नहीं हो पाई। देखिए, बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा। जैसे कि छवि कह रही थी कि दोनों ही जो पार्टियां हैं वो एक दूसरे पर आरोप लगा रही है, लेकिन ईआरसीपी लागू तो नहीं हुई। हाँ, लागू हो जाती तो इस मुद्दे को कांग्रेस बुला नहीं पाती, हाँ, लेकिन ईआरसीपी लागू नहीं, तो कहीं ना कहीं इसमें गलती जो केंद्र सरकार की है, और यही मुद्दा लेकर कांग्रेस जाने वाली है। चूंकि पूर्वी राजस्थान, मैंने पहले भी जिक्र कहा कि लगभग 40 सीट कवर करती है, और पिछली बार इसी जगह पर कांग्रेस ने, मैं कह रहा हूं कि लगभग सभी सीटें जीत ली थी। तो ये पूर्वी राजस्थान को अब कांग्रेस फिर से एक बार अपनी मुट्ठी में करना है, क्योंकि राजस्थान में अगर फतेह करनी है तो पूर्वी राजस्थान को फतेह करने की बहुत जरूरी है। तो इसीलिए इस मुद्दे को लेकर आज अब जनता तक जाएगी, क्योंकि मुद्दा भी बहुत अच्छा है। पानी एक ऐसी चीज है जो कि सुबह शाम लोगों को चाहिए होता है। इस मुद्दे को लेकर आप लोगों तक पहुंचे, लोग आसानी से आपसे जुड़ जाएंगे। तो इस मुद्दे को कांग्रेस अच्छी तरह बुनाना चाहती है, और गजेंद्र सिंह ने जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि जब हमारी सरकार आ जाएगी तो हम इसे लागू कर देंगे। तो उस बयान का भी कहीं ना कहीं विरोध जो है वो होता रहा था कि सरकार आएगी तभी आप लागू करेंगे, कि सरकार नहीं है तो क्या आप जनता का भला नहीं करेंगे क्या? तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा जो है बहुत ज्यादा अहम मुद्दा है, लोगों से जुड़ा हुआ है। कांग्रेस इसको लेकर मैदान में अब उतर चुकी है और जनता तक यहाँ पर जाएगी। और पूर्वी राजस्थान में करीब लगभग 39 सीट है, तो उस पर यहाँ पर विशेष फोकस रहेगा। इसके साथ ही अब देखना ये होगा कि इस ईआरसीपी मुद्दे और जन जागरण अभियान और लोगों तक कांग्रेस कितना जुड़ पाएगी। ये तो इलेक्शन में जब वोट होगा और उसका रिजल्ट आएगा तभी मालूम पड़ेगा। लेकिन इतिहास तो यही बताता है, पिछले साल का चुनाव तो यही बताता है कि कांग्रेस पूर्वी राजस्थान में बेहद ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और खुद बीजेपी भी इसे मानती है। तो बीजेपी भी यहाँ पर जो है विशेष अपनी रणनीति भी बना रही है। जी देखिए, अभी कंडीशन छवि आपको क्या नजर आती है, क्योंकि अब तो चुनाव बहुत ही नजदीक है। बीजेपी ने काम बहुत करने की कोशिश की है, यूं कहें कि प्रचार प्रसार किया है, विपक्ष की कितनी अच्छी भूमिका निभाई, चाहे हम पेपर लीक का मामला कहें या फिर छात्रों की लगातार कोटा में जो मौतें हो रही हैं उनकी बात करें, आत्महत्या की बात करें, घेरने की पूरी कोशिश की गई है। लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट भी कहीं ना कहीं सत्ताधारी पार्टी के थे, कांग्रेस के थे, जिसे वो बैकफुट पर भी रही है। हालांकि कवर अप करने की कोशिश है, लेकिन आगे क्या दिख रहा है? दोनों पार्टियों के अंदर सब कुछ स्थिति सामान्य है या काम और करना बाकी है? छवि, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी जी बिल्कुल। देखिए, दोनों को बोला कि दोनों ही पार्टियों की, तो जहां विपक्ष की बात करें, विपक्ष एक्टिव हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा वक्त लग गया। विपक्ष भी आपसी गुटबाजी में उलझा रहा। हाँ। बात करें जिस तरह आपने रीट का मुद्दा उठाया या फिर पेपर लीक का मुद्दा उठाया, इसमें एक विशेष नाम आता है और वो है किरोड़ी लाल मीणा का। अधिकांश जगह सिर्फ एक ही नाम सबसे ज्यादा सक्रिय रहा भाजपा में, किरोड़ी लाल मीणा। उसके अलावा कितने नेता सक्रिय रहे वो समझने की जरूरत है, क्योंकि अब देखिए जिस तरह से विपक्ष एक्टिव हुआ है, वो अगर पहले एक्टिव होता तो उसका ज्यादा फायदा भाजपा को मिल पाता। और यही वजह रही है कि केंद्र के जितने भी नेता हैं भाजपा के, वो राजस्थान में बार बार आना पड़ रहा है। वही बात करें सरकार की, तो सरकार की भी एक तरफ से काफी उपलब्धि कह सकते हैं, लेकिन काफी कमियां भी नजर आई हैं। उपलब्धि ये कह सकते हैं कि जिस तरह की योजनाएं लाई गई है ना, वो जो योजना है वो ऐसी है जो राजस्थान में कहीं ना कहीं पूरे देश में राजस्थान को अव्वल लेके जाती है। एक तो
जो 25 लाख का बीमा दिया गया है, हेल्थ इंश्योरेंस दिया गया है, वो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। लेकिन कमियां भी रही है। कमियां क्या रही है कि पार्टी आपस में उलझी रही, गुटबाजी में रही, और जो आपसी जिस तरह की इसने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है कांग्रेस को। और वही नुकसान अगर कहीं भी भाजपा को भुगतना पड़ता है तो वही गलतियां होंगी जिनका खामियाजा अब कांग्रेस भुगतेगी या भुगत रही है। तो समझ सकते हैं कि दोनों ही पार्टियों में कमियां काफी रही। और अब जिस तरीके से कह सकते हैं कि डैमेज कंट्रोल करने की जो कोशिश है, जो भी पार्टी बेहतर तरीके से डैमेज कंट्रोल कर लेगी, जो भी पार्टी बेहतर तरीके से अपने जो पुराने कह सकते हैं कि जख्म है उनको भर लेगी, वही पार्टी आने वाले इलेक्शन में, आने वाले चुनाव में जीत का परचम लहरा। हाँ, अच्छा, यहाँ पर अशोक गहलोत जो हैं सीएम साफ तौर पे कह रहे हैं कि कोई सत्ता विरोधी लहर नहीं है, सब कुछ बिल्कुल सही है और हम पार्टी में उम्मीदवारों के हिसाब से, यानी कि जो जैसा काम करेगा, जो जैसा प्रत्याशी होगा उसी के हिसाब से टिकट देंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, बहुत मैनेजमेंट करना पड़ता है, गुटों को साधना पड़ता है। तो ये सब कुछ क्या सही चल रहा है दीपक? देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन सर्वे के हिसाब से, मेरे हिसाब से कांग्रेस जो है अपनी वो पहली सूची को जारी कर सकती है और उसकी तारीख लगभग 20 तारीख यहाँ पर मानी जा रही है। पहले एक बार बैठक होगी और उसी दिन बैठक में जो 18 के बाद जो है वो लिस्ट वो जारी की जा सकती है। और सर्वे में जो नेता टॉप पे चल रहे हैं, जिनको लोग, स्थानीय लोग जो है, स्थानीय जीत की संभावनाओं के आधार पर टिकट दिया जाएगा, वो चर्चाएं हैं। गुटबाजी को भी ध्यान रखना है, अपने ना रूठ जाएं उसका भी ख्याल रखना है ना। चलिए, समय का अभाव है इसलिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर निठारी कांड मामले से जुड़ी हुई है। आपको बता दें, दोषी सुरेंद्र कोली की फांसी की सजा रद्द कर दी गई है। मोनिंदर सिंह पंढेर की सजा भी रद्द हो गई है। नोएडा के बहुचर्चित निठारी कांड में सुरेंद्र कोली और मोनिंदर सिंह पंढेर की अपील पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का आज बड़ा फैसला गया, जहां हाईकोर्ट ने दोषी सुरेंद्र कोली और मोनिंदर सिंह पंढेर की सजा रद्द कर दी। आपको बता दें, गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट उन्हें पहले ही फांसी की सजा सुना चुकी है। इसके खिलाफ वे हाईकोर्ट में चले गए थे। न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्रा, न्यायमूर्ति SHA रिजवी खंडपीठ ने सितंबर महीने में सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस फैसले पर सबकी निगाहें थीं। आपको बता दें, साल 2005 और 2006 में हुए निठारी कांड में बच्चियां, युवतियों, महिलाओं की रेप के बाद हत्या के कुल 19 मुकदमे दर्ज थे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही।